Assalamu alaikum and a very good morning to all of you out there. I welcome you all to this session again. आज जो हम डिस्कस करेंगे ये होगा लाइट चैप्टर 2 जो कि है पार्ट 2 जो कि होगा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। लाइट का जो पार्ट है आपकी क्लास 10th में दो पर्टिकुलर चैप्टर्स में डिवाइडेड है। पहला जिसमें आपने रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन पढ़ा, अब वही एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज का पार्ट है कि ह्यूमन आई उनके लेंसेज किस तरह वर्क करते हैं एंड देन हाउ यू प्रैक्टिकली सी द वर्ल्ड। दुनिया में आप लाइट से क्या क्या देख पा रहे हैं, रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, रेनबो कैसे बन रहा है, आपको स्टार्स ट्विंकल करते हुए क्यों दिख रहे हैं, तो प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द चैप्टर लाइट। ठीक है, तो दो पार्ट्स में ये चैप्टर डिवाइडेड होगा। पहला पार्ट जो हम कवर करेंगे वो होगा ह्यूमन आई और दूसरा पार्ट जो हम कवर करेंगे वो होगा द कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें बहुत सारे फिनोमेनास जैसे कि आपका रेनबो फॉर्मेशन हो गया, जैसे कि डिस्पर्शन हो गया, जैसे कि स्टार्स का ट्विंकल करना, सो बेसिकली स्कैटरिंग, डिस्पर्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये सब फिनोमेनास हम देखेंगे वो होगा पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। एज यूर ऑल एविडेंट कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं एंड उनमें से एक फंडामेंटल सेंस ऑर्गन हमारी आँख है। अब हम बायो में जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं तो हम ये टर्म समझते हैं कि सेंस ऑर्गन्स में रिसेप्टर सेल्स होती हैं जो कि बेसिकली ब्रेन तक हमारा जो इम्पल्स है वो लेके जाती हैं एंड देन ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है टू दैट पर्टिकुलर स्टिमुलाई। ठीक है, तो हमारी जो ह्यूमन आई है इसके भी पास कुछ रिसेप्टर्स हैं जो कि स्टिमुलाई क्रिएट करते हैं जिससे कि हम आगे फिगर आउट कर पाते हैं कि हम क्या देख रहे हैं और उससे एफिलिएटेड हमारी कौन सी मेमोरी। तो ह्यूमन आई के अंदर इन रिसेप्टर्स को हम फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं। करेक्ट, जो कि आप रेटिना में देख पाते हैं वो रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, तो इस तरह करके हम एक एक करके ह्यूमन आई के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, कहाँ कैसे बन रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है उसको देखेंगे और उसके बाद ह्यूमन आई नॉर्मल और उसके डिफेक्ट्स के साथ उसको कंपेयर करेंगे, डिफेक्ट्स को कैसे करेक्ट किया जा सकता है उसको करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले इस चैप्टर के कौन से टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं, ये है पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, दूसरा है पावर ऑफ अकोमोडेशन, तीसरा है परसिस्टेंस ऑफ विजन एंड लास्ट डिफेक्ट्स और डिफेक्ट्स का करेक्शन। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई में देखें तो आपके सामने बोर्ड पे आपको दो डायग्राम्स दिख रही हैं। एक आपकी आंख का फ्रंट सेक्शन है और दूसरा जो है दिस इज क्रॉस सेक्शन। तो ये फ्रंट व्यू में आप आंख को देख पा रहे हैं और ये क्रॉस सेक्शनल व्यू में आप आंख को देख पा रहे हैं। फ्रंट व्यू में देख लेते हैं पहले। तो ये जो आपको आंख के अंदर का ये हॉलो ओपनिंग दिख रहा है जो ब्लैक मोस्टली आपकी कलर का होता है, ब्लैक होता नहीं है, हॉलो होता है, लाइट वापस रिफ्लेक्ट करती नहीं है, इस वजह से हमें ये हॉलो ओपनिंग ब्लैक कलर की दिखती है। इस ओपनिंग को हम प्यूपिल कहते हैं। ठीक है, ओके, प्यूपिल को सराउंड करता है एक कलर्ड डायफ्राम, एक कलर्ड सर्कल, और ये कलर वेरी कर सकता है, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, एनी कलर, और इसे जो हम आइरिस कहते हैं। दिस इज योर आइरिस। ठीक है बेटा, देन कम्स दी प्यूपिल और आइरिस के ऊपर का एक बल्ज, हल्का सा ट्रांसपेरेंट लेयर जो आपके प्यूपिल आइरिस को ऊपर कवर करता है, दैट कवर इज कॉर्निया। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपको ये आंख का वाइट पोर्शन दिख रहा है ये सिर्फ फ्रंट पे वाइट नहीं है, जब आप क्रॉस सेक्शनल व्यू में आंख को देखोगे तो एंटायर ऑफ योर आई इज कवर्ड विद दिस वाइट लेयर। इस वाइट लेयर को जो हम सेक्लेरा कहते हैं। ठीक है, और सेक्लेरा ये वाइट लेयर है जो कि पूरे आंख की कोटिंग करती है ना, पूरे आंख को कवर करती है, वाइट ओपैक, और आंख को शेप, आंख का जो शेप है वो भी मेंटेन करती है। ठीक है, तो इसी चीज को अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहले ये हम अब क्रॉस सेक्शनल व्यू में देख रहे हैं, प्यूपिल, आइरिस और बीच में जो है आंख का लेंस और ये जो कॉर्निया है जो आपकी आंख के प्यूपिल और आइरिस के ऊपर का ये ट्रांसपेरेंट बल्ज है, कॉर्निया और लेंस के पीछे एक लिक्विड रहता है जिस लिक्विड को हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। तो ये जो लिक्विड है अपनी कंसिस्टेंसी में थोड़ा ब्लड के प्लाज्मा जैसा होता है।
और लेकिन उतना प्रोटीन इसमें नहीं होता जितना ब्लड प्लाज्मा में होता है। फंक्शन क्या है इस लिक्विड का? ये आपको यूवी रेडिएशन से बचाता है, डस्ट से बचाता है, आँख को बेसिकली माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बचाता है, और ये आपका आई प्रेशर भी मेंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपके आई लेंस पे। इस लेंस को हम कॉमन लैंग्वेज में क्रिस्टलीन लेंस कहते हैं। क्रिस्टलीन इस वजह से, एक तो नॉर्मल ग्लास वाले या फिर सिलिकॉन वाले लेंसेज से ये बहुत अलग होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्मल लेंसेज में पावर ऑफ अकोमोडेशन नहीं होता। मतलब नॉर्मल लेंस अपना फोकल लेंथ चेंज नहीं कर सकता, बट हमारी आँख का लेंस इज वे टू स्पेशल। इसके अंदर इसके प्रोटीन्स, जिनको कि क्रिस्टलीन्स कहते हैं, 3 टाइप के मोस्टली, अल्फा, बीटा और गामा। तो ये क्रिस्टलीन्स इसको बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाते हैं। फ्लेक्सिबल है तो ये अपनी फोकल लेंथ चेंज कर पाता है। जैसे ही आप इसको इसकी फोकल लेंथ को बढ़ा दोगे तो ये दूर देख सकते हैं आप इससे, और जैसे इसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी तो आप नियर साइटेड चीज़ें देख सकते हैं। तो आप एक ही लेंस से दूर की भी चीज़ देख रहे हो, नज़दीक की भी चीज़ देख रहे हो, मीन्स देयर इज पावर ऑफ अकोमोडेशन इन दिस लेंस, जो कि आपको आर्टिफिशियल लेंसेज में नहीं मिलता। और इसकी ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आती है इसके प्रोटीन स्ट्रक्चर से, क्रिस्टलीन से। अब ये लेंस को खींचने के लिए इसके एंड्स पे कुछ तो कनेक्शंस होने चाहिए जो इसकी फोकल लेंथ को वेरी कर सकें। तो यही कनेक्शंस एक पेयर में होते हैं। एक तो है आपका सीलियरी मसल, दूसरा है आपका सस्पेंसरी लिगामेंट। ये सीलियरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट्स मिलके काम करते हैं इस लेंस को या तो इलोंगेट करने में या तो इसकी फोकल लेंथ कम करने में, इसको बल्ज करने में काम करते हैं। यहाँ जो आपको दिख रहा है वो सीलियरी मसल्स दिख रही हैं, आपको प्रॉपरली सस्पेंसरी लिगामेंट्स नहीं दिख रहे हैं। नेक्स्ट डायग्राम में आई विल शो यू व्हाट सस्पेंसरी लिगामेंट लुक्स लाइक। तो ये जो है ये हैं आपके सीलियरी मसल्स जो आपको यहाँ से दिख रहे हैं। ठीक है, ओके। अब लेंस के पीछे गए तो पीछे भी एक लिक्विड आपको दिखेगा, और ये लिक्विड आई लेंस और रेटिना के बीच में है। अब ये लिक्विड जो है ब्लड प्लाज्मा जैसा नहीं दिखता, ये जेल लिक्विडी स्ट्रक्चर का होता है, मोस्टली कोलाजेंस का बना हुआ होता है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स हैं उनका बना हुआ होता है, और ये आपकी आँख की शेप को मेंटेन करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आँख की शेप मेंटेन रहे, क्योंकि जब आपकी आँख की शेप मेंटेन रहेगी तभी आपकी इमेज रेटिना पे बनेगी। अदरवाइज आपकी इमेज या तो रेटिना से पहले बन सकती है या तो रेटिना के बाद बन सकती है। इन शॉर्ट आपको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इट इज़ वेरी मैंडेटरी फॉर द आई टू मेंटेन इट्स शेप, और इसकी शेप मेंटेन करने में सेक्लेरा तो काम कर ही रहा था, द वाइट पार्ट ऑफ द आई जो कि ओपेक था, और दूसरा अब आपका जो ये है विट्रस ह्यूमर है, दिस ऑल्सो प्लेज अ रोल आपकी आँख की शेप को मेंटेन रखने में। ओके, कम्स इन नेक्स्ट, ये आपकी आँख का लेयर, अंदर का सबसे इंटरनल लेयर जिसे हम कहते हैं रेटिना। रेटिना स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसी के अंदर वो फोटो रिसेप्टर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, जिससे आप देख पाते हैं। ये फोटो रिसेप्टर सेल्स 2 टाइप की हैं, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स नाइट विजन के लिए यूज होती हैं और मोस्टली कलर को नहीं देख पाती हैं। कोन्स आपके कलर्ड विजन को भी देख सकती हैं। तो दिन में जो आप देखते हो तब आपके कोन्स एक्टिवेटेड होते हैं, और रात में जब आप देखते हो तब आपके रॉड्स एक्टिवेटेड होते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके बॉडी में रॉड सेल्स बहुत ज़्यादा है, जैसे आपके पास आउल है, तो इनके रॉड सेल्स बहुत ज़्यादा है, तभी वो रात को, बैट है, तभी वो रात को देख पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपके पास 2 सेल्स हैं, रॉड्स एंड कोन्स। अभी जो ऑप्टिकल एनर्जी या लाइट एनर्जी आई है, यहाँ आपके पास होगा ऑप्टिक नर्व जो इस इमेज को ब्रेन तक पहुंचाएगा, ताकि ब्रेन फिगर आउट कर सके कि आपने क्या देखा है, किस कलर में देखा है, किस हाइट का देखा है। तो आँख से इमेज का इंफॉर्मेशन ब्रेन तक ले जाने के लिए जो नर्व इंक्लूडेड है उसे हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। अब आपके रेटिना पे 2 मेजर पॉइंट्स आते हैं, एक को हम येलो स्पॉट कहते हैं, एक को हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। येलो स्पॉट जिसे हम फोविया सेंट्रालिस भी कहते हैं, बेसिकली वो स्पॉट है जिसमें कोन्स की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली आपको इस पोजिशन पे दिखता है। दूसरा आपका ब्लाइंड स्पॉट है,
जब आपका ऑप्टिक नर्व ब्रेन की तरफ जा रहा होता है तो रेटिना का वो पोर्शन जहाँ से ऑप्टिक नर्व निकल रहा है वहाँ पे रॉड्स एंड कोन्स एब्सेंट है, तो उस पर्टिकुलर साइट पे इमेज नहीं बन पाती है, जिसकी वजह से उसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अब बात करते हैं लेंस के टाइप की। आप देख पा रहे हैं कि लेंस जो है ऐसा कॉन्वेक्स शेप का है, क्योंकि इसके दोनों साइड्स कॉन्वेक्स हैं तो आप इसे बाय कॉन्वेक्स लेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारी आंख में जो है बाय कॉन्वेक्स लेंस होता है और ये लेंस रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। अब हमारा सवाल ये होना चाहिए कि अगर लेंस जो हमारी आंख में लगा हुआ है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है तो हमें सब कुछ उल्टा उल्टा क्यों नहीं दिख रहा है? आपको सब कुछ सीधा या उल्टा मतलब वैरी कैसे करता है? उल्टी चीज उल्टी दिखती है, सीधी चीज सीधी दिखती है। तो बेसिकली आंख तक तो सिर्फ इमेज का बनना होता है। इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट इमेज, वो इमेज को ठीक करना, सीधा करना, ये आपके ब्रेन का काम है। ठीक है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन जो कि इस इमेज को सीधा करके आपको दिखाता है। देयर वॉज एन एक्सपेरिमेंट हेल्ड जिसमें आपने बहुत सारे एक बुक लिया जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स को बहुत तेजी से चलाना शुरू किया। सो व्हाट हैपेंस इज उन पिक्चर्स में एक इमेज जो है सारी वर्चुअल इरेक्ट इमेजेस थी और एक इमेज जो है आपने रियल इन्वर्टेड रख दिया। तो जब एक पेशेंट को उस बुक को बिल्कुल तेजी से दिखाया गया तो उसने वो जो बीच वाली इन्वर्टेड इमेज थी उसको भी वर्चुअल एंड इरेक्ट ही देखा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्रेन को टाइम नहीं मिला इंटरप्रेट करने के लिए कि बीच में एक इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। तो कहने का मकसद ये है, मेन फंडा इज दिस कि इट्स नॉट योर आई which sees the image, it is your brain that interprets knowledge and information out of that image। ठीक है, ओके। अब इसी चीज को हम एक एक करके देख रहे हैं। मैंने कोशिश करी है कि मैं कुछ डायग्राम्स इसमें इनकॉर्पोरेट करूं ताकि आपको एक व्यू मिल सके कि मैं क्या बात कर रही हूँ। ठीक है बेटा? अच्छा, एक और बात यहाँ पे कि ये जो रेटिना है अंदर का लेयर है ना, जिसमें रॉड्स और कोन्स हैं। बाहर सेक्लेरा था, आंख पूरा वाइट से कवर्ड, ठीक। और ये रेटिना और सेक्लेरा के बीच में जो मैंने रेड लेयर करके दिखाया है, मतलब अंदर वाला रेटिना और सेक्लेरा के बीच का लेयर, उसे कहते हैं कोरॉइड। बेसिकली जितनी भी आंख में नर्व्स जा रही है ना, तो वेस्क्यूलर सिस्टम जो बन रहा है आंख का, वो उस कोरॉइड का पार्ट है। ओके, नॉट इन योर सिलेबस बट ऐसे मुझे याद आ गया। ओके, अब ये मैंने दिखाने की कोशिश करी है आपको कॉर्निया। तो कॉर्निया जो है आपको दिख रहा होगा अपना प्यूपिल, ये ब्लैक होलो स्ट्रक्चर डार्क, और बाहर ये कलर डायफ्राम, और इसके ऊपर बल्ज हुआ हुआ एक ट्रांसपेरेंट लेयर, इसे हम कहते हैं कॉर्निया। करेक्ट। और दूसरी जो चीज मैंने दिखाई है वो है वाइट पार्ट ऑफ द आई। ये वाइट पार्ट पूरी आई पे सराउंडेड है और इस वाइट पार्ट को कहते हैं सेक्लेरा। ठीक है बेटा? नेक्स्ट मैंने रॉड सेल्स और कोन सेल्स को दिखाने की कोशिश करी। बेसिकली रॉड्स एंड कोन्स आर नेम्ड आफ्टर देयर शेप। तो रॉड एंड कोन सेल्स एक्चुअल में रॉड्स एंड कोन्स के जैसा दिखते हैं, तो इस वजह से उन्हें रॉड एंड कोन सेल्स कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे, लुक्स मोर लाइक अ रॉड एंड दिस लुक्स मोर लाइक अ कोन। तो ये रॉड एंड कोन सेल्स आपको जूम इन पिक्चर में मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। दिस इज व्हाट रेटिना इज मेड ऑफ। तो रेटिना आपका रॉड्स एंड कोन सेल्स का बना हुआ होता है। एंड ये है सेक्लेरा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे एक और डिस्कशन की बात है, वो है, जस्ट अ सेकेंड लेट मी सी, यस, ठीक है। आगे की पिक्चर्स में आपको सस्पेंसरी लिगामेंट्स और सीलियरी मसल्स दिख रहे हैं, सो आई कैन स्किप इट फॉर नाउ। आपको यहाँ पे सीलियरी मसल्स तो दिख रहे हैं पर सस्पेंसरी लिगामेंट्स नहीं दिख रहे हैं। दिस इज फोविया सेंट्रालिस, जहाँ पे आपको बहुत अच्छी क्वालिटी में इमेज दिखती है। ये है बीच वाली लेयर जिसे हम कह रहे हैं कोरोइड, ऊपर वाली लेयर सेक्लेरा विच इज वाइट ऑफ द आई, और यहाँ से जा रही है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जहाँ से निकल रही है वहाँ पे एक स्पॉट है टर्म्ड एज ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि वहाँ आपके रॉड्स एंड कोन्स मिसिंग है। ठीक है, ओके। नाउ
प्यूपिल एंड आइरिस, ये कैसे काम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस इज फ्रॉम दिस, द वर्किंग ऑफ प्यूपिल एंड आइरिस। तो इन दोनों को पहले समझने से पहले हम समझते हैं कॉर्निया। कॉर्निया मतलब प्यूपिल और आइरिस के ऊपर का वो ट्रांसपेरेंट लेयर, हाँ, जहाँ पे देखिए जो कॉर्निया है ना आपके प्यूपिल और आइरिस के ऊपर, और बिल्कुल साइड में निकल रहा है ये वाइट सेक्लेरा, ये दोनों मिलते हैं एक पॉइंट पे, दैट पॉइंट इज टर्म्ड एज लिम्बस, ठीक है। अच्छा, तो ये प्यूपिल जो है ये कभी कॉन्ट्रैक्ट करता है और कभी डायलेट करता है। कहने का मतलब ये जो प्यूपिल का साइज है ना, ये प्यूपिल का साइज ये कांस्टेंट नहीं रहता, ये कभी कभी डायलेट करता है यानी कि बड़ा हो जाता है, और कभी कभी कॉन्स्ट्रिक्ट करता है यानी कि छोटा हो जाता है। कब, अब देखते हैं। अगर आपकी आंख में कॉर्निया जो है, आपकी इसी प्यूपिल और आइरिस के ऊपर की लेयर कॉर्निया जो है ये मेन फैक्टर है, मेन लेयर है जहां मोस्ट ऑफ द लाइट रेज रिफ्रैक्ट होके आपकी आंख में जा रही है। अब अगर आप एक बहुत ही हाई इंटेंसिटी लाइट सोर्स की तरफ देख रहे हैं और बहुत ज्यादा लाइट की रेज आपकी आंख में चली गई है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर आई, ये आइरिस क्या करता है, प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, तो प्यूपिल थोड़ा सा छोटा हो जाता है ताकि कम से कम रेज आपकी आंख में जा सके और आपकी आंख बच सके। तो आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स प्यूपिल जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। पर बिल्कुल इसी का उल्टा, अगर आप डिम लाइट में देख रहे हैं, रात को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको डिम डिम सब कुछ दिखता है, बट दिखता है ना। तो जब आप डिम लाइट में देखते हो, दिस आइरिस डायलेट्स प्यूपिल, क्योंकि लाइट की रेज बहुत कम है। आइरिस का मेन मोटिव होता है कि अब जितनी भी रेज आ रही है कम से कम वो तो प्यूपिल से पास करें, तो प्यूपिल थोड़ा सा डायलेट हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, और तब जाके आपको डिम लाइट में चीजें दिखती। तो दो चीजें हो गई, प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्ट होना और प्यूपिल का डायलेट होना। प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब हम ब्राइट लाइट की तरफ देख रहे हैं, हाई इंटेंसिटी लाइट की तरफ देख रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट तब हो रहा है जब हम डिम लाइट की तरफ देख रहे हैं, जहाँ पे लाइट की रेज बहुत कम है। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझें तो अगर आप सिनेमा हॉल में जा रहे हो और आप मूवी देख के अब आप अचानक से बाहर निकले हो तेज धूप में, तो थोड़ी देर के लिए आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा जाता है, बिकॉज नाउ आपका प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट से डायलेट, डायलेट से कॉन्ट्रैक्ट करने में टाइम ले रहा है, एंड देन उस मोमेंट पे देयर इज डार्कनेस। या अगर आप बहुत सन की तरफ देख लो, हाँ, लेट्स टेक इट एज एन एग्जांपल, आप डायरेक्टली सन की तरफ देख रहे हैं, तो जब आप सन की तरफ देखने से यूर ओवर इट, अब आप किसी और चीज की तरफ देखो तो आपको पहले तो काला दिखेगा सब कुछ, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता विजन रिटेन होगी। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि जब आप सन की तरफ देख रहे थे, आपकी आंख को बचाने के लिए आइरिस ने प्यूपिल को बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, और उस कॉन्ट्रैक्ट से नॉर्मल विजन आने में टाइम लगता है, तो दैट इज दैट डार्क बैंड जो आपको दिखता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट आता है हमारा पावर। अच्छा, ये जो आइरिस एंड प्यूपिल है इसी से एक टर्म रिलेटेड है विच इज टर्म्ड एज परसिस्टेंस ऑफ विजन। सो व्हाट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन इफ वी अंडरस्टैंड इट? अगर आप किसी चीज को देखते हैं, उस चीज की इमेज आपका ब्रेन अचानक से वाइप आउट नहीं करता, इरेज नहीं करता, उस चीज का इमेज आपके ब्रेन में 1/16 ऑफ द सेकेंड तक रहता है, तो उसके बाद दूसरी इमेज बनती है। बेसिक प्रैक्टिकल फिनोमेना जो आप सिनेमा देखते हो, वीडियोस देखते हो, वीडियोस बेसिकली क्या है, इमेजेस हैं जो आपने 1/16 से कम वाले फ्रैक्शन में, से फॉर एग्जांपल अगर आप 16th फ्रैक्शन से ज्यादा ले रहे हो, मतलब एक सेकेंड के 16th फ्रैक्शन से ज्यादा इमेजेस आप जो है वाइप आउट कर रहे हो, चला रहे हो, बहुत तेजी से चला रहे हो, तो योर ब्रेन विल टेक इट एज अ वीडियो, और इस तरह वीडियो फॉर्मेशन होती है ब्रेन में। तो जब वीडियोस बन भी रहे होते हैं, बेसिकली बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से, बहुत हाई स्पीड से वो इमेजेस मिंगल अप हो रही होती हैं, एक के बाद एक के बाद एक जुड़ रही होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो वीडियो का शेप ले लेती है। टर्म है परसिस्टेंस ऑफ विजन, और परसिस्टेंस ऑफ विजन मतलब पिछली पिक्चर दिमाग में रह जाना फॉर 1/16 ऑफ द सेकेंड, सेकेंड के 16वें हिस्से तक, अनटिल एंड अनलेस आप दूसरी इमेज देखें, ठीक है, तो दैट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन। ओके, देन वी हैव पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब आपकी एनसीईआरटी जब पावर ऑफ अकोमोडेशन समझाती है, ये चीज तो समझा देती है कि जो लेंस है वो फोकल लेंथ चेंज करता है, अगर फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, लेंस एलोंगेट हो जाएगा, तो हम दूर की चीज देख पाएंगे, और अगर लेंस
आपकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी, लेंस थोड़ा सा बल्ज आउट हो जाएगा, तब हम नज़दीक की चीज़ देख पाएंगे। बट एंटायरली पूरा सीलरी मसल्स के ऊपर रोटेट करता है ये एनसीईआरटी वाला टॉपिक। बट यहाँ हम इसको बहुत प्रॉपरली समझेंगे कि इट इज़ जस्ट नॉट सीलरी मसल्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पावर ऑफ अकोमोडेशन। एक्चुअल में सीलरी मसल्स और डायरेक्टली जो आपका आँख का लेंस है ना, बाइकॉन्वेक्स लेंस, उसके साथ डायरेक्टली सीलरी मसल नहीं जुड़ी होती है। सीलरी मसल थोड़ा दूर और बीच में स्ट्रैंड्स होते हैं, उन स्ट्रैंड्स को हम सस्पेंसरी लिगामेंट्स कहते हैं। यहाँ मैंने दिखाने की कोशिश करी है। तो ये तो आपकी आँख का लेंस है और ये सीलरी मसल है, बट सीलरी मसल लेंस के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ी है। बीच में ये जो मैंने स्ट्रैंड्स बनाने की कोशिश करी है, इन्हें हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। यही सस्पेंसरी लिगामेंट्स सीलरी मसल के साथ मिलके लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करते हैं। अब देखते हैं करना क्या है। तो अगर लेंस खिंचा, थिन हो जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी और आपको दूर की चीज दिखने लगेगी। अगर लेंस बल्ज हुआ, उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी और आपको नजदीक की चीज दिखने लगेगी। ये चीज आप ऑब्वियसली समझते हैं कि खिंचे हुए लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा क्यों है और छोटे लेंस की, बल्ज लेंस की फोकल लेंथ कम क्यों है। बेसिक तरीके से समझे तो इस लेंस के कर्व्ड सरफेस को ले लीजिए। मान लीजिए आपने ये वाला कर्व्ड सरफेस ले लिया, तो इसका जो सर्कल है ना बेटा, स्फेयर जिसका ये पार्ट है, वो तो काफी बड़ा बन रहा है। तो स्फेयर बड़ा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, तो फोकल लेंथ भी ज्यादा होगी। इसका जो स्फेयर है वो काफी छोटा है ना। आप चाहे इस वाली सरफेस का स्फेयर ले लें या इस वाली सरफेस का स्फेयर ले लें, छोटा है वो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कम होगा और फोकल लेंथ भी कम होगा। तो इस तरह इलोंगेटेड लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा होता है और बल्ज्ड लेंस का जो फोकल लेंथ है वो कम होता है। तो ये तो हम समझ गए। अब लेंस को खींचा कैसे जाए। तो जब हम लेंस को खींचने पे आते हैं, यानी कि फोकल लेंथ बढ़ाने पे आते हैं, तो हमें सीलियरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना होता है, खींचना होता है। सॉरी, सस्पेंसरी लिगामेंट्स को खींचना होता है और सीलियरी मसल्स जो है वो रिलैक्स करती है। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, लेंस को हम फोकल लेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारे सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, इनको हमने स्ट्रेच आउट कर लिया है और सीलियरी मसल्स जो हैं वो रिलैक्स कर रही हैं। अब हमारा लेंस जो है वो स्ट्रेच आउट हो चुका है। दूसरा, जब हमें लेंस को बल्ज कराना है, उसकी फोकल लेंथ को कम कराना है, फोकल लेंथ को कम कराना है तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स को रेस्ट कराइए, यानी कि सस्पेंसरी लिगामेंट्स रिलैक्स करेंगी और जो सीलरी मसल्स है वो हल्की सी स्ट्रेच करेंगी, जिसकी वजह से लेंस जो है वो आपका बल्ज इन हो जाएगा, थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी। तो यही बात हमने यहाँ सीलरी मसल्स के लिए लिखी है। दिस इज एज पर योर एनसीईआरटी कि जब सीलरी मसल्स रिलैक्स्ड होती हैं, हिडन बात ये है कि जब सीलरी मसल्स रिलैक्स होती है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो है वो स्ट्रेच आउट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से लेंस थिन और फोकल लेंथ बढ़ जाती है। तो सीलरी मसल्स रिलैक्स हुए, सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो है वो स्ट्रेच कर रहे हैं, तभी जाके आपका लेंस थिन हो रहा है, उसकी फोकल लेंथ बढ़ रही है और आप दूर की चीज देख पा रहे हो। अगर आपकी सीलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स रिलैक्स कर रहे हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट्स जब रिलैक्स करेंगे तो आपका लेंस थिक हो जाएगा, उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी और आप नजदीक की चीज देख पाओगे। ठीक है, तो इस तरह हम पावर ऑफ अकोमोडेशन को समझते हैं। पावर ऑफ अकोमोडेशन मतलब लेंस की फोकल लेंथ का चेंज हो जाना। लेंस की फोकल लेंथ बढ़ती है, दूर की चीज देख पाएंगे, लेंस की फोकल लेंथ कम होगी, नजदीक की चीज देख पाएंगे। दूर की चीज देखने के लिए, फोकल लेंथ बढ़ाने के लिए सीलरी मसल्स रिलैक्स, सस्पेंसरी लिगामेंट्स कॉन्ट्रैक्ट। नजदीक की चीज देखने के लिए सस्पेंसरी लिगामेंट्स रिलैक्स, सीलरी मसल्स खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं हमारे मेन कल्प्रिट टॉपिक पे, जिससे आप डरते हैं, जिससे न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाते हैं। तो बेस्ट इज टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक पॉइंट बाय पॉइंट, ताकि आप न्यूमेरिकल्स आसानी से कर सकें। इसमें मेन जो दो क्राइटेरियाज हैं वो है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन प्रेसबायोपिया के ऊपर है, एस्टिग्मेटिज्म के ऊपर है और कैटरैक्ट के ऊपर है। तो एक एक करके इन डिफेक्ट्स को समझते हैं। यहाँ एक बेसिक डायग्राम मैंने बनाया है, जिससे हम ये फिगर आउट कर पा रहे हैं कि डिफेक्ट क्या है
और उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है। सबसे पहला ये है शॉर्ट साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, जिसको हम मायोपिया कहते हैं। तो मायोपिया में क्या हो रहा है, शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि शॉर्ट की चीज आप साइट कर पा रहे हो, यानी नजदीक का आपको दिख रहा है और दूर का आपको नहीं दिख रहा। तो मायोपिया में दूर का नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा मतलब दूर का फिर जा कहाँ रहे। तो जब आप दूर इन्फिनिटी से देख रहे होते हो तो इमेज तभी बनती है, दिखती है प्रॉपरली, जब वो रेटिना पे बनती है। यहाँ मायोपिया के केस में जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज रेटिना की जगह बिल्कुल आंख के बीच में बन जाती है, रेटिना से थोड़ा पहले बन जाती है, जिस वजह से इमेज ब्लरी हो जाती है। ठीक है, तो मायोपिया के केस में हमें दूर की चीज नहीं दिखती क्लियरली, नजदीक की चीज दिखती है। ठीक है, और दूर की चीज जब आप देखना चाहते हो तो इमेज रेटिना की जगह रेटिना से थोड़ा पहले बन जाती है। यहीं से इसके कॉजेज भी समझ आ रहे हैं। जब आपके लेंस का या कॉर्निया का कर्वेचर बढ़ जाए या फिर आई बॉल थोड़ी सी इलोंगेट हो गई है, इसकी वजह से आपका जो इमेज है रेटिना थोड़ा पीछे चला गया है, तो इमेज रेटिना के सामने बन रहा है। इससे ये इसके कॉजेज हुए। तो मेन कॉजेज, पहला है एक्शियल मायोपिया। एक्शियल मायोपिया कहने का मतलब आपकी आई बॉल थोड़ी स्ट्रेच आउट हो गई है, सर्कल होनी चाहिए थी, थोड़ी सी पिचक गई है, पीछे चली गई है, जिसकी वजह से रेटिना ने अपना पोजीशन बदल दिया है, वो थोड़ा सा पीछे चला गया है, जिसकी वजह से आपका जो इमेज है वो रेटिना से थोड़ा पहले बन रहा है, इसलिए ब्लरी है। करेक्ट। और दूसरा कॉज है कि जो आपका लेंस है वो बहुत ज्यादा कर्व कर रहा है, वो लाइट की रेज को बहुत ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है, तो कन्वर्जिंग जो है पहले ही हो रही है, तो लेंस की वजह से भी होती है और कॉर्निया की वजह से भी होती है। और कॉर्निया की वजह से ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉर्निया के ही कर्वेचर की वजह से ये मायोपिया होता है, जिसे हम कॉर्नियल मायोपिया भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका फार साइटेडनेस, जिसे हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। फार साइटेडनेस यानी कि फार चीज, दूर की चीज हम साइट कर सकते हैं। साइट करना मतलब देख सकते हैं। तो मायोपिया में दूर की चीज देख सकते हैं तो नजदीक की नहीं देख पाते क्लियरली। हाँ, तो मायोपिया में हमें दूर की चीज नहीं दिखती और हाइपरमेट्रोपिया में हमें नजदीक की चीज नहीं दिखती। जब भी आप नजदीक की चीज देखना चाहोगे, नियर पॉइंट पे जो चीज आप देखना चाहोगे, नजदीक की चीज देखना चाहोगे, तो वो आपकी आंख के पीछे, रेटिना के पीछे बनता है, इस वजह से हमको दिखता नहीं। ठीक है, इसी हाइपरमेट्रोपिया कि हाइपरमेट्रोपिया होता क्यों है। हाइपरमेट्रोपिया या तो आपकी आई बॉल शॉर्ट हो गई है ना, अगेन एक्शियल हाइपरमेट्रोपिया, तो आपकी आई बॉल जो है वो शॉर्ट हो गई है, रेटिना थोड़ा आगे आ गया है और इमेज पीछे बन रही है। या तो आपकी कॉर्निया एकदम, लेंस जो है वो फ्लैट है, उसका कर्वेचर कम हो चुका है, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट हो रहा है। एक और रीजन है हाइपरमेट्रोपिया का, जिसे हम ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं या फिर प्रेस बायोपिया कहते हैं। इसमें एज की वजह से जो लेंस है, जो कि पहले प्रोटीन्स का बना था, नाउ वी नो एजिंग इज जस्ट डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन्स, है ना, प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होते हैं, इलास्टिसिटी खत्म होती है, तो लेंस की इलास्टिसिटी खत्म हो रही है, सीलियरी मसल्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही हैं, तो वो ओल्ड एज की वजह से आपको हाइपरमेट्रोपिया हो रहा है, ऑल्सो टर्म्ड एज प्रेस बायोपिया। अब वो जो प्रेस बायोपिया, आपको उसके साथ मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया भी हो सकता है, बिकॉज मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया हैव टू डील विद स्ट्रक्चर ऑफ द आई एंड कॉर्निया एंड लेंस, और ये तो बिल्कुल एज फैक्टर है, उसकी वजह से आपको हाइपरमेट्रोपिया हो रहा है, ऑल्सो टर्म्ड एज प्रेस बायोपिया। One of the other defects is astigmatism. Astigmatism में आपको क्या हो रहा है, जो आपकी आंख का जो सरफेस है, कर्वेचर है, वो इरेगुलर है, बिल्कुल फुटबॉल के जैसा इरेगुलर। ठीक है, उसकी वजह से आप प्लेन्स में इक्वली नहीं देख पाते हो, एक्स प्लेन, एक्स वाई, वाई जेड प्लेन में, अलग अलग प्लेन्स में थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है, तो आपकी आंख किसी एक फोकस पे इमेज को नहीं देख पा रही है, फोकल पॉइंट्स ऐसे 2-4 बन जाते हैं, तो इमेज आपको ब्लरी दिखती है, थोड़ी सी लीन भी दिख सकती है, पतली, तो या तो आपको हाइट दिख रही है, चौड़ाई नहीं दिख रही है, तो चौड़ा दिख रहा है पर हाइट नहीं दिख रही, तो प्लेन में देखने में प्रॉब्लम है। इसको ठीक करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो दैट इज एस्टिग्मेटिज्म। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इनको समझेंगे और इनका करेक्शन कैसे होगा वो देखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं मायोपिया। मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस, नजदीक की चीज दिख रही है, दूर की चीज नहीं दिख रही है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, ये है हमारी मायोपिक आई। हमने दूर की चीज देखनी चाहिए,
हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, लेकिन हुआ क्या कि जो आपका इमेज है वो यहाँ रेटिना से पहले ही बन गया, तो दूर की चीज नहीं देख पा रहे हैं। किसी तरह हमें अपनी आंख से ये फार साइड वाला पॉइंट देखना है, ठीक है। लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखें, जो मायोपिक आई है वो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस तक देख तो सकती है। मान लीजिए मुझे दूर की चीज नहीं दिख रही 25 मीटर के बाद या 30 मीटर के बाद, लेकिन मुझे 10 मीटर तक दिख रही है, मुझे 12 मीटर तक दिख रही है, तो वो इस आंख का फार पॉइंट हो जाएगा। यानी कि वो पॉइंट जहां तक मुझे दिख रहा है उसके बाद का नहीं दिख रहा है। तो किसी तरह अगर मैं अपने इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को उस आंख के उस पॉइंट तक लेके आ जाऊं, इस पॉइंट तक, वहां से इमेज बनाना आसान होगा, क्योंकि मेरी आंख को, मायोपिक आई को, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ऑल्सो टर्म्ड एज फार पॉइंट ऑफ द आई। फार पॉइंट मतलब वो दूर का पॉइंट जो मायोपिक आई को दिखता है, वरना तो मायोपिक आई को दूर का नहीं दिखता है, लेकिन वहां तक उसको दिखता है, द एक्सट्रीम पॉइंट जहां तक उसको दिखता है, फार पॉइंट, ठीक है। तो किसी तरह मुझे इस ऑब्जेक्ट को, जो मेरे इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, किसी तरह उसकी इमेज को इस फार पॉइंट पे अगर मैं बनाऊं, तो वो इमेज इस अपने आंख के कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और अगर मैंने फार पॉइंट पे इमेज ले आई मैं, तो आपका जो इमेज है वो बिल्कुल रेटिना पे बनेगा। तो मेन कंसर्न यही होगा हमारा, हम दूर का देख नहीं पा रहे थे, दूर की इमेज रेटिना से पहले बन रही थी, हम ऐसे लेंस का इस्तेमाल करेंगे जो हमारी मायोपिक आई के फार पॉइंट पे, यानी कि जहां तक मुझे दिख रहा है उस पे इमेज ले आए, और इमेज जो होगी वो हमारे आई वाले लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। अब समझिए कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में से कौन सा लेंस लेंगे। देखिए, मुझे इमेज यहाँ बन रही है डिफेक्ट की वजह से, और इमेज चाहिए मुझे यहाँ पीछे, तो कन्वर्जिंग हो गई है, जितनी मुझे कन्वर्जिंग नहीं चाहिए थी रेज उतनी ज्यादा हो गई है, तो मैं किसी तरह उनके कन्वर्जिंग पावर को कम करना चाहती हूँ। और व्हाट बेटर देन ऑपोजिट ऑफ कन्वर्जेंस, विच इज डाइवर्जेंस। तो क्यों ना एक डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल किया जाए, जो इन रेज को अंदर कन्वर्ज करने से पहले थोड़ा सा डाइवर्ज करेगा, ताकि पीछे रेटिना पे इमेज बन सके। तो हमने यूज करा है कॉन्केव लेंस विच इज डाइवर्जिंग इन नेचर। तो मायोपिया को ठीक करने के लिए जो लेंस इस्तेमाल होता है वो है हमारा कॉन्केव लेंस। अब क्या चाहती हूं मैं इस कॉन्केव लेंस से, कि ये कॉन्केव लेंस किसी तरह इमेज इस फार पॉइंट पे बना दे, क्योंकि फार पॉइंट मेरी मायोपिक आई को दिख रहा है। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है मैम, कहीं दूर है, जिसको हम इन्फिनिटी कह रहे हैं। तो आपके लिए ये जो कॉन्केव लेंस है ना, प्लीज गौर से सुनेगा। तो ये जो कॉन्केव लेंस है इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट काफी दूर है इस कॉन्केव लेंस के लिए, लाई इसीलिए हो ना ताकि दूर की चीजें देख सकूं। तो ये कॉन्केव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा u इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, और इसका v क्या है। अब ये इमेज कहाँ बनाना चाहते हैं हम, फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई पे, यहाँ पे बनाना चाहते हैं इमेज, क्योंकि वहां पे अगर हमने इमेज बनाई तो अपन अपनी वाली आंख का जो लेंस है उसको दिख जाएगा वो इमेज, ठीक है। तो आपने जो इमेज है यहाँ बनानी है फार पॉइंट पे, तो जो इमेज डिस्टेंस होगा वो हमारा फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई होगा। और वो भी इसी तरफ बन रहा है तो वो भी नेगेटिव ही है, तो u आप हमेशा माइनस इन्फिनिटी लोगे मायोपिया के केस में, और v आपका फार पॉइंट हो जाएगा लेकिन नेगेटिव में। ये आप इस्तेमाल करोगे जब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो जब भी आपको मायोपिया के न्यूमेरिकल्स मिले, u इज ऑलवेज इन्फिनिटी एंड माइनस, क्योंकि इस तरफ है, एंड v विल बी इस लेंस का, इस मायोपिक आई का फार पॉइंट, जो कि अलग अलग मायोपिक आई के लिए अलग अलग होगा, उसी के हिसाब से तो उनका पावर ऑफ द लेंस भी होगा। तो अलग अलग मायोपिक आई का अलग अलग फार पॉइंट, क्योंकि मैं फार पॉइंट पे ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी तो वो ऑब्जेक्ट के जैसे काम करेगी हमारे लेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ मेरी इमेज बनी है, ये हमारा v हो गया, है ना। ये v तो इस लेंस के लिए हुआ, और इस वाले लेंस के लिए हमारा यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा u, यानी कि ऑब्जेक्ट आएगा आपके फार पॉइंट पे, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। ओके, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, यानी दूर की चीज दिख रही है, नजदीक का देखने में प्रॉब्लम है, नियर देखने में प्रॉब्लम है। तो फार साइटेडनेस में अब हमें नजदीक का देखने में प्रॉब्लम है, मगर कहीं से तो स्टार्ट हो रहा होगा, कोई तो नियर पॉइंट होगा जो हमें दिख रहा होगा, उसके बाद से उसके आगे से दिखना हमें पॉसिबल नहीं है। तो मान लीजिए मुझे 1 मीटर तक दिख रहा है, 1 मीटर वाला पॉइंट दिख रहा है, लेकिन उससे पहले वाला नहीं दिख रहा। या फिर मान लीजिए आपका जो पॉइंट है, नियर पॉइंट है, वो हमें फिगर आउट करना है कि हाँ पता है हमें इस आंख का नियर पॉइंट क्या होगा। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया यानी कि फार साइटेडनेस में हम दूर की चीज देख पा रहे हैं, नजदीक की चीज नहीं देख पा रहे हैं। और ये हमें पता है कि नजदीक वाला एक पॉइंट हमें दिख रहा है, अगर हम किसी तरह उस नियर पॉइंट पे अपनी इमेज को ले आए तो वहां से हमें दिख सकता है। मान लीजिए मैं 50 मीटर पे देख पा रही हूँ, 50 सेंटीमीटर पे देख पा रही हूँ। 25 सेंटीमीटर तो नॉर्मल आई का नियर पॉइंट था ना। अब मैं 25 सेंटीमीटर पे तो नहीं देख पाई, मगर 50 सेंटीमीटर पे मैं देख सकती हूँ। तो ये मेरे हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ ये हमारी नॉर्मल आई का नियर पॉइंट है, जो कि मोस्टली 25 सेंटीमीटर होता है। ये भी बात आप समझ लें कि जो नॉर्मल लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है, यानी कि वो कम से कम डिस्टेंस जिससे एक नॉर्मल आई को प्रॉपरली दिखता है, वो 25 सेंटीमीटर होता है। और फार पॉइंट जो हम लेते हैं नॉर्मल आई का, वो हम इन्फिनिटी लेते हैं। इन्फिनिटी का मतलब नहीं मुझे यहाँ से कोई कंट्री दिख जाएगी, क्योंकि बीच में इन्फिनिटी है मैम, कुछ भी हो सकता है। इन्फिनिटी फिजिकल टर्म है, हम अलग अलग प्लेन्स के लिए, अलग अलग बाउंड्रीज के लिए अलग अलग इन्फिनिटी रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मी एंड द वॉल इन फ्रंट ऑफ मी, तो यहाँ से यहाँ तक वॉल के पीछे नहीं दिख रहा, तो मेरे लिए ये इन्फिनिटी हो गया इस सिचुएशन में। अगर मैं प्लेन में हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा एरिया दिख रहा है, क्योंकि मैं हॉराइजन से ऊपर आ गई हूँ, तो मेरा इन्फिनिटी लेवल बढ़ चुका है। तो इन्फिनिटी इज अ रिलेटिव टर्म जो कि अलग अलग सिचुएशन में अलग हो। ठीक है, तो अब ये तो हम समझ गए कि 25 सेंटीमीटर से पहले 25 सेंटीमीटर वाला तो हमको नहीं दिख रहा। जो नॉर्मल आई का नियर पॉइंट है वो हमारी हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट नहीं है। अब कुछ तो है हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट, हम किसी तरह इमेज वहां लेके जाएं, तब हमारी इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी अपने नॉर्मल लेंस के लिए, और हमको चीज दिख जाएगी। ठीक है, तो ये है नॉर्मल पॉइंट हमारा, नियर पॉइंट हमारा नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर। इसी को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बना लेंगे u। तो हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए जब तक स्पेसिफाइड नहीं हो तब आप u जो है हमेशा -25 सेंटीमीटर ही लेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो हमने लेंस रखा है कॉन्वेक्स लेंस, वो हम एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, उससे पहले हम ऑब्जेक्ट रख लेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा उस लेंस से इन फ्रंट ऑफ इट वो 25 सेंटीमीटर होगा, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। अगर आपको दे रखा है कि u कुछ और ले लीजिए तब आप और ले सकते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं दे रखा है तो नॉर्मल आई का जो है हम नियर पॉइंट ले लेंगे, और नॉर्मल आई का नियर पॉइंट जो है वो 25 होता है। ओके, तो हमने नॉर्मल आई का नियर पॉइंट ले लिया। कहने का मतलब ये हमारा जो लेंस है हमने 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। अब क्या हो रहा है, अब मेरी बात अंडरस्टैंड करिए आप। हमारी आंख के अंदर रेटिना पे जो इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है वो मोस्टली वर्चुअल और इरेक्ट है, और इमेज जो है रियल एंड इन्वर्टेड है। अब मुझे यहाँ जो ऑब्जेक्ट चाहिए वो वर्चुअल और इरेक्ट चाहिए, और लेंस जो मैंने इस्तेमाल किया है वो है कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल और इरेक्ट यानी कि 6th केस है। तो ये जो लेंस आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इट इज अप्लाइड टू 6th केस ऑफ दिस लेंस हिस्ट्री। तो आप लेंस का 6th केस इस्तेमाल कर रहे हो, तब जाके जो आपकी इमेज है वो यहाँ नियर पॉइंट पे बन रही, तभी तो इसी डायरेक्शन में बन रही थी। याद करो कॉन्वेक्स लेंस, याद है आपको, यहाँ फोकस से शुरू करके ये 2f था, पहली इमेज यहाँ बन रही थी पॉइंट साइज्ड, फिर यहाँ, फिर 2f के पीछे, फिर इन्फिनिटी पे, और लास्ट वाली इमेज यहाँ आके बन रही थी इस तरफ, वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड। क्योंकि हमें ये नियर पॉइंट पे बनाना है और नियर पॉइंट नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो हम 6th वाला केस लेंगे और नियर पॉइंट पे आपकी इमेज आ जाएगी।
अब वो हम जानते हैं ये होता है वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड। तो जो इमेज यहाँ नियर पॉइंट पे आपने बनाई है इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए वो थोड़ी एनलार्ज्ड है, थोड़ा जूम्ड इन दिखेगा, हाँ थोड़ा जूम करके दिखेगा जब हम उसको देखेंगे और जब इमेज रेटिना पे बनेगी। ओके, तो ये आपने ले लिया है u-25 और इमेज का डिस्टेंस वही हो जाएगा जो आपके नियर पॉइंट का डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हमारा v हो जाएगा। तो v जो आप लेंगे वो होगा नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। ओके, तो हम समझ गए न्यूमेरिकल्स के लिए एक छोटा तरीका। अगर मायोपिया है u इनफाइनाइट ले लेना, क्योंकि दूर का नहीं दिखता और दूर का देखने के लिए लेंस ला रहे हैं तो u तो इन्फिनिटी रखेंगे। अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो दूर का तो दिख रहा है, नजदीक का नहीं दिख रहा, और नजदीक का नॉर्मल 25 है तो u हम 25 ले लेंगे। अब मायोपिया के लिए फार पॉइंट v हो जाएगा और हाइपरमेट्रोपिया के लिए नियर पॉइंट v हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंडिंग। इसके ऊपर हम जब न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे तब आप इसको और डिटेल में समझेंगे। एक और छोटू सा हाइपरमेट्रोपिया का केस है, मगर एज की वजह से जो हो रहा है। तो यहाँ लेंस जो है वो एज की वजह से हार्ड हो रहा है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो रही है क्योंकि लेंस प्रोटीन का बना था। तो यहाँ पे भी सेम रेटिना के पीछे ही इमेज बन रही है, कॉन्वेक्स लेंस का ही इस्तेमाल करेंगे इसको ठीक करने के लिए, बट दिस इज ड्यू टू एज, ऑल्सो नोन एज प्रेसबायोपिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव एस्टिग्मेटिज्म। इसके बारे में मैं बात कर चुकी हूँ कि एस्टिग्मेटिज्म में जो आँख का जो कर्वेचर है कॉर्निया या आई लेंस का बहुत इरेगुलर हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपका फोकल पॉइंट है वो थोड़ा डाइवर्ज हो जाता है, अलग अलग प्लेन में अलग अलग फोकल पॉइंट आता है। तो आपको चीज़ें दिखती नहीं है, ऐसे अलाइनमेंट में नहीं दिखती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हल्की सी डिस्टॉर्टेड दिखती हैं। तो उसको ठीक करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल होता है। और फिर ये है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में आपका कोई लेंस काम नहीं करेगा बिकॉज आँख के ऊपर एक हेजी लेयर, एक क्लाउडी लेयर चढ़ी होती है जिसको आप सर्जिकल रिमूवल से ही हटा सकते हैं। तो डिफेक्ट का नाम है कैटरैक्ट और लेंस का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि आप सर्जरी से कन्वीनियंटली इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो था थियोरी पार्ट आपके ह्यूमन आई का। नेक्स्ट आई विल बी कमिंग बैक विद न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ह्यूमन आई। यू टेक केयर, अल्लाह।